नावल तेरी चाहत का हसार, जिसकी राइटर हैं अना इलियास, ये इसकी दूसरी एपिसोड है। और नावल शुरू करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी थोड़ा लेट हो गई, रास्ते में रश बहुत था। वो बैक स्टेज आई जहाँ वुदान बैठा, मोबाइल हाथ में लिए रिलैक्स अंदाज में बैठा था। ब्लैक डिनर सूट में वाइट शर्ट के साथ ब्लैक ही टाई लगाए वो वाकई यूनिक का चार्मिंग बॉय लग रहा था। मेकअप करने में इतना टाइम वेस्ट नहीं करना था ना। एक नज़र यमीना को देखा, जो ख़ुद भी ब्लैक नेट के ड्रेस में ब्लैक ही स्कार्फ लिए दमक रही थी। उसके चेहरे से नज़र फेर कर वो वापस मोबाइल की जानिब मुतवज्जा हुआ। उस ताल्लुक़ के पता लगने के बाद ये उसकी उससे पहली मुलाकात थी। पिछले कुछ दिन वो नहीं आ सका था, घर की रेनोवेशन में बिज़ी था। सर को भी मालूम था कि कैंपेनिंग में से कोई मुश्किल नहीं होगी, लिहाजा उन्होंने उसे कुछ नहीं कहा था। इस बात पर नो कमेंट्स। और 2 दिन से आप कहाँ थे? इतनी मुश्किल से तैयारी की मैंने, एटलीस्ट फाइनल रिहर्सल तो इकट्ठे कर लेते। अब अगर कहीं कुछ ख़राब हुआ तो इसके ज़िम्मेदार आप होंगे, उसने चिढ़कर कहते हुए कहा। आप तो बहुत जीनियस हैं, उसने मुस्कुराहट होठों में दबाते हुए गोया उसे छेड़ा। एक अजीब सा इस्तेहकाक वो महसूस कर रहा था उसके लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी तैयारी तो बहुत अच्छी है। जो लोग ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, डरना उनको चाहिए। वुदान को उसकी तैयारी पर जताते हुए वो दूर बड़ी एक कुर्सी पर जाकर बैठ गई। जैसे ही सर ने उनको स्टेज पर जाने का इशारा किया, वो दोनों बैक स्टेज सीढ़ियाँ चढ़ने लगे कि एकदम यमीना का पाँव लड़खड़ा गया। वुदान की सारी तवज्जो उसकी जानिब ना होती तो यकीनन वो ज़मीन बोस हो जाती। वुदान ने फ़ौरन उसका बाजू थाम कर उसे गिरने से बचाया। मिस ओवर कॉन्फिडेंट, ध्यान से, उसे वुदान की सरगोशी नुमा आवाज़ आई तो झटके से बाजू चिढ़ाया। माइक तक जाते उसे कुछ लम्हे लगे अपना एतमाद बहाल करने में। कितने क्यूट लग रहे हैं ये दोनों इकट्ठे। समीन जो इंशाल के साथ बैठी उन दोनों को स्टेज पर बोलता देख रही थी, सरगोशी नुमा आवाज़ में बोली, हमारे बारे में कुछ कहा आपने? इंशाल समझ तो गया था कि किसके बारे में बात हो रही है, फिर भी मासूम बनकर अपना तस्किरा छेड़ा। लाइट पीच फ्रॉक और चूड़ीदार पजामे में सजी बनी समीन आज उसके दिल में उतर रही थी। जी नहीं, उन दोनों की बात की है। इंशाल को घूरते हुए वो बोली, जो ब्लैक डिनर सूट में बहुत अच्छा लग रहा था। आप दोनों हर वक्त मिर्चें क्यों चबाती हैं? इंशाल ने उसे नज़रों के हसार में रखा। क्योंकि आप चॉकलेट बहुत ज़्यादा खाते हैं, उसका तन समझते हुए उसने कहा लगाया। सामने कोई परफॉर्मेंस चल रही थी, लिहाजा शोर के बाइस किसी और तक उसकी आवाज़ नहीं गई। मैं तो हूँ ही बहुत स्वीट, मुझे चॉकलेट खाने की ज़रूरत नहीं। एक बात पूछ सकता हूँ? उसने अपनी गहरी नज़रें उसके सभी चेहरे पर जमाते हुए पूछा, ख्याल से सवाल ज़्यादा पर्सनल ना हो। उसकी नज़रों का मफ़हूम वो समझ रही थी। मैंने कभी किसी से फ्लर्ट नहीं किया। मैंने और वुदान ने बहुत साफ़ सुथरी ज़िंदगी गुजारी है, सो मैं ज़्यादा बात को घुमा फिरा कर करने का कायल नहीं हूँ। क्या कोई गुंजाइश निकल सकती है कि मैं अपने पेरेंट्स को आपके घर भेजूं? उसकी बात पर समीन के चेहरे पर जितने रंग बिखरे, इंशाल के लिए उन्हें शुमार करना मुश्किल हो गया। जी, बहुत दिक्कत से वो बोली। इंशाल ने पुरसुकून सांस ली। थैंक्स, बमुश्किल उसके चेहरे से नज़रें हटाते हुए उसने कहा। शो बहुत अच्छा हो गया। वो दोनों इकट्ठे आए थे, सो वापस भी इकट्ठे जा रहे थे। वापसी के रास्ते पर इंशाल ने वुदान को बताया कि उसने ढके छुपे अल्फाज में समीन को प्रपोज़ कर दिया है। तेरी तेज़ियाँ, मेरे सामने तो कभी कन्फेस नहीं किया और उसे प्रपोज़ भी कर दिया। और खैर से तुझे यही जगह मिली थी प्रपोज़ करने को। वुदान ने उसे तासिफ से देखा। अगर मैं अकेले में ऐसी कोई बात करता तो जितनी जंगजू ये दोनों हैं, मेरा सर सलामत नहीं रहता। इसलिए मैंने ऐसी जगह का इंतखाब किया जहां मैं सेफ़ रहूं। मेरे ख्याल में मोहब्बत जगह और वक्त का तयन किए बिना होती है, और जब होती है तो उसे पाने के लिए देर नहीं करनी चाहिए। और वैसे भी मेरी तो बात छोड़, तूने अभी कौन सा कन्फेस किया है? इंशाल ने उसे घेरते हुए अपनी फीलिंग्स भी बताई। मैंने अभी तक उसके लिए ऐसा कुछ फ़ील नहीं किया, वुदान ने फ़ौरन कहा। बेटा, तेरी रग रग से वाकिफ़ हूँ, इतनी जल्दी तू कहाँ किसी पर खुलता है? इंशाल की बात पर वो खामोश ही रहा और फिर एकदम हाथ बढ़ाकर स्टेरियो ऑन किया। स्लीपिंग एट लास्ट का सॉन्ग लगा हुआ था। उसे सुनते कुछ देर पहले यमीना के गिरने और उसे थाम लेने का मंजर उसकी आंखों के सामने से गुजरा। आई हैव वेटेड 100 years, but I would a million more for you. Nothing prepared me for what the privilege of being yours would do. If I had only left the warmth within your touch, if I had only seen how you smile when you blush, or how you curl your lips when you concentrate enough, well, I would have known.
what I was living for all along, what I have been living for. Your love is my turning page, where only the sweetest word remains. I surrender who I have been for who you are, for nothing makes me stronger than fragile heart. For nothing makes me stronger than your fragile heart. If I had only felt how it feels to be yours, well, I would have known what I have been living for all along, what I have been living for. अजीब सा एहसास था जिसे वो कोई नाम नहीं दे पा रहा था। अगले दिन जैसे ही वो यूनिवर्सिटी आई, बैनर्स देखकर वो हैरान रह गई। जगह जगह लड़के सर पर काली पट्टियाँ बांधे खड़े थे। ये आज क्या हो रहा था? लॉन में ही समीन नज़र आ गई। यमीना उसकी जानिब बढ़ते हुए बोली, यार आज अपोजिशन लीडर ने यूनिवर्सिटी आना है और कोई जलसा करना है, इसकी तैयारी हो रही है। समीन को भी कुछ देर पहले ही मालूम हुआ था। उसका मतलब है कि आज क्लासेस नहीं होंगी। उसने मायूसी से कहा, पता नहीं यार, चलो अंदर किसी से चलकर पूछते हैं। कहते साथ ही वो जूं ही उसका हाथ पकड़कर अंदर की जानी बढ़ी। इंशाल सामने से आता हुआ नजर आया। समीन ने उससे आंखें चिराई, जिसकी आंखें उसे देखकर चमक उठी। कैसी हैं आप लोग? मुस्कुराते हुए उसने दोनों को मुखातिब किया। हम तो ठीक हैं। ये जो आज एक्टिविटी हो रही है, तो क्या क्लासेस होंगी? जी हाँ, क्योंकि अभी तो कोई क्लासेस ऑफ होने का नोटिस बोर्ड पर नहीं लगा। मेरे ख्याल में तो होंगी, उसने यमीना को देखते हुए बताया। आज वैसे याजूज माजूज की जोड़ी कैसे टूट गई? यमीना की बात पर इंशाल ने कहा लगाया। उसमें याजूज कौन है और माजूज कौन? उसने भी शरारती अंदाज में पूछा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आपको देती हूँ, आप जो चाहे बन जाए, यमीना ने भी हंसते हुए कहा। शुक्र करें वो है नहीं, अगर वो आपके नादर ख्यालात सुन ले तो आपकी खैर नहीं। ऐसी ही बातें करते वो क्लास में दाखिल हो गए। 3 क्लासेस के बाद 12 बजे के करीब टीचर ने कह दिया कि अगली क्लासेस नहीं होंगी। चलें आप दोनों को छोड़ आते हैं, इंशाल ने क्लास से बाहर निकलते हुए कहा। हाँ, इस वक्त तो मेरा ड्राइवर भी नहीं होगा, सो हमें अब आपसे ही लिफ्ट लेनी पड़ेगी, समीन ने कुछ सोचते हुए कहा। वो दान भी पास ही खड़ा था। मैं अपनी 2 बुक्स कल लाइब्रेरियन के पास रुकवा कर गई थी। अगर आप लोगों के पास टाइम है तो प्लीज़ मैं ले आऊँ? उसने इंशाल से पूछा। हाँ हाँ प्लीज़ आप ले आएँ। इंशाल की इजाज़त मिलते साथ ही वो लाइब्रेरी की जानिब मुड़ी। कॉरिडोर्स बिल्कुल सुनसान थे, सब स्टूडेंट्स जा चुके थे। वो तेज़ी से लाइब्रेरी की जानिब बढ़ी। अंदर गई तो कोई भी नज़र नहीं आया। वो झुंझलाती हुई जैसे ही लाइब्रेरियन के ऑफिस की जानिब बढ़ी कि शायद वो यहाँ बैठा हुआ हो, उसे अपने पीछे क्लिक की आवाज़ आई। उसने जैसे ही मुड़ कर देखा, शहबाब खड़ा उसकी जानिब हरीज़ नज़रों से देख रहा था। यमीना ने तेज़ी से हाथ में पकड़े मोबाइल को गैर मकानी के अंदाज में पीछे करते हुए अंदाजे से कॉल्स लगाकर ओपन किया। उसने कुछ देर पहले ही समीन को कॉल मिलाई थी, लिहाजा उसने अंदाजे से अंगूठे से पहले कॉल को प्रेस कर दिया। दरवाज़ा खोलो, वो लहजा मजबूत करते हुए बोली। आज तो ये दरवाज़ा तभी खुलेगा जब तुम मेरे साथ अपना कोई ताल्लुक वाज़े करोगी। उसके घटिया मुतालबे का मतलब समझते हुए उसके हकीकी मायनों में जान निकली। देखो, तुम्हारे उस थप्पड़ का भी कोई बदला नहीं लूँगा, जिसकी तपिश आज भी मुझे अपने गाल पर इसी तरह महसूस होती है जैसी उस दिन महसूस हुई थी। बस तुम मेरी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दो। उसके करीब आते हुए वो बोला। ऐसा कभी नहीं हो सकता, मेरी ज़िंदगी में किसी मर्द की गुंजाइश नहीं है। उसने उसे हाथ के इशारे से वहीं रुकने का कहते हुए सख्ती से कहा। तेरी तो। इससे पहले कि वो कोई अमली कार्रवाई करता, दरवाज़ा ज़ोर से धड़धड़ाने की आवाज़ आई। देखो, अगर तुमने किसी को ये बताया कि मैंने ये सब जान कर किया है, तो याद रखना मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम किस हॉस्टल में रहती हो और किस ऑफिस में काम करती हो। तुम्हें उठवाना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। होंठ भींचते हुए वो जल्दी जल्दी बोला। जैसे ही उसने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला, वो दान ने अंदर आते ही उसे गिरबान से पकड़ा। मैंने तुम्हें वार्न किया था ना कि इस सब को इतना मत बढ़ाओ। वो गुस्से से उसे धकेलता हुआ टेबल की जानिब ले गया। क्या कह रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया, गलती से दरवाज़ा बंद हो गया था। उससे पहले कि वो कुछ और कहता, वो दान ने एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। बकवास मत करो, मैं सब कुछ सुन चुका हूँ। उसने गुस्से से दहाड़ते हुए समीन का फ़ोन आगे किया, जिस पर यमीना की कॉल अभी भी आई हुई थी। शबाब अपनी जगह चोर सा बन गया। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, इस सब को इस नहज पर लेकर मत जाओ कि मैं तुम्हारे पोल खोल दूँ, मगर अब मुझे लग रहा है कि ये सब नागुज़ेर हो गए। बुदान ने उसे घूरते हुए कहा। तुम्हारा तो इलाज मैं जल्द करवाता हूँ, चलिए। उसे धमकाते हुए उसने यमीना को चलने का इशारा किया। कहाँ चलना है अभी? इंशाल ने गाड़ी चलाते ही बुदान से पूछा। अभी तो इनको मेरे फ्लैट पर लेकर चलो, उसने संजीदगी से जवाब दिया। वो यमीना से बहुत कुछ पूछना चाहता था और वो अकेली कभी उसके फ्लैट न जाती, लिहाजा उसे ये कदम उठाना पड़ा।
शहबाब की बातों से इतना तो वो जान गया था कि यमीना से उसकी कोई ख़ार थी, जिसके बदले वो आज लेना चाहता था। यमीना की हाजिर दिमागी ने न सिर्फ उसे बचाया था बल्कि वुदान की इज़्ज़त को बचा लिया था। यमीना ने गो के बहादुरी का मुजाहिरा तो कर दिया था, मगर वो अभी तक शॉक थी। दिल में वुदान को देखकर किसी ख्वाहिश ने शिद्दत से सर उठाया था, मगर उसने खुद को जुटलाया। वो आज खुद को बहुत तन्हा महसूस कर रही थी। 2 आंसू उसकी आंखों से गिरकर हथेली पर पड़े। सब उस वक्त खामोश और शॉक थे। उन सब की ये खामोशी वुदान के फ्लैट में आने तक नहीं टूटी। वुदान ने सबको लाउंज में बैठने का इशारा किया और ख़ुद उनके लिए जूस निकाल कर लाया। यमीना की जानिब गिलास बढ़ाने के बाद उसके सामने रखे सोफ़े पर बैठ गया। वो किस थप्पड़ की बात कर रहा था? क्या हुआ था उस यूनिवर्सिटी से पहले? ऐसा क्या हुआ था कि उसने आपसे बदला लेने को सोचा? वुदान ने यमीना को मुखातिब करते हुए कहा, ये मेरा बहुत ही पर्सनल मामला है। आपका शुक्रिया कि आपने मेरी मदद की है, मगर इससे आगे मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। मैं क्यों बताऊं? उसने हैरत से वुदान को देखते हुए कहा। उनके दरमियान कभी भी इतनी बेतकल्लुफ़ी नहीं रही थी कि वो उससे अपने मसले शेयर करती। बताना तो आपको पड़ेगा, क्योंकि आपका और मेरा कुछ भी पर्सनल नहीं, उसने संजीदगी से कहते हुए उसे कुछ बावर करना चाहा। कहना क्या चाहते हैं आप? उसने बेयकीनी से उसे देखते हुए कहा। जो निकाह हमारे दरमियान इतने साल पहले हुआ था, उसने मुझे यह हक़ दिया है कि मैं आपसे आपकी ज़िंदगी के बारे में हर तरह का सवाल कर सकता हूँ। वुदान के मजबूत लहजे ने ना सिर्फ यमीना को हिला कर रख दिया बल्कि समीन को भी चौंका दिया। तो क्या वो शक जो उसे उसके नाम से हुआ था, वो शक नहीं हकीकत थी? जिस वक्त उसने आखिरी मर्तबा वुदान को देखा था तब वो स्कूल बॉय था। तब के वुदान में और अब के वुदान में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। क्लीन शेव था और पतला सा जिस्म, जैसे अमूमन इतनी उम्र के लड़के का होता है। हत्ता कि आवाज़ के वोकल्स भी तब बदल रहे थे, इसीलिए वो उसे पहचान ही ना पाई। वैसे भी निकाह से पहले भी उनकी कभी आपस में नहीं बनी थी। वो तो हैरत से कुछ बोल ही नहीं पाई। ये सब क्या है? किसका निकाह? और समीन भी बेपनाह हैरत का शिकार थी। यमीना ने तो कभी उसे अपने निकाह के बारे में कुछ नहीं बताया था। उसने हैरान नज़रों से इंशाल की जानिब देखा, जिसका चेहरा पुरसुकून था। इसका मतलब था कि वो सब कुछ जानता था। मुझे भी कुछ दिन पहले पता चला है कि जिस रात आपके ऑफिस के डिनर पर मैं और इंशाल आए थे, उसी रात मैंने इंशाल को आपकी इन्फॉर्मेशन पता करवाने का कहा था। उसके चचा ने आपका सारा बायोडेटा बता दिया था और वो शख्स जो पहले दिन आपका क्लास में नाम सुनकर हुआ था, वो यकीन में बदल गया। क्या आपको कभी मेरे नाम पर शक नहीं हुआ? वुदान ने सब हकीकत बताते उससे पूछा। आज तो उसके लहजे का अंदाज़ ही और था। मुझे भी हुआ था, लेकिन आप इतने चेंज हो गए कि बस एक शक ही रहा। मैंने सोचा ज़रूरी थोड़ी है कि एक आप ही दुनिया में वुदान खलील हो सकता है कोई और हो। और मैं कैसे बिना तस्दीक के एक बंदे से जाकर पूछ लेती कि आप ही मेरे चचा के बेटे वुदान हैं? उसने सर झुकाए सादगी से कहा। अब कोई मुझे भी कुछ बताएगा या मैं बेवकूफ़ों की तरह आप तीनों को देखती रहूं? समीन को अपने बेखबर होने का गुस्सा था। इंशाल ने उसे गुस्से से तिलमिलाते देखकर वुदान और यमीना के निकाह की सारी बात बताई। या अल्लाह, कितनी बेवफा दोस्त हो, कभी जो तुमने मुझे हवा लगने दी हो। अब उसने गुस्से से यमीना को देखा। सॉरी यार, वो तो अभी तक खुद भी बेयकीन थी कि जिस रिश्ते के मिलने की आस वो खो बैठी थी, वो अचानक से वुदान के रूप में सामने आ गया था। आपके चचा आपको कहाँ ले गए थे? मैं आपके आबाई गांव तक आप लोगों का पता करने आया था। वुदान ने फिर से सवालात का सिलसिला शुरू किया और यमीना ने उसे सारी कहानी बताई कि कैसे वो अपने चचा और दादी के साथ शहबाब के गांव पहुंची और ये थप्पड़ वाला क्या सीन था। अब वो दोबारा उसी बात की जानिब आया। यमीना ने उसे ज़ूबिया फूफो की मेहंदी पर होने वाली उस नाखुशगवार वाक़े की तफसील बताई। वुदान ने गुस्से और गैरत से अपने दोनों हाथों की मुट्ठियाँ बींच लीं। उसका कुछ करना पड़ेगा, उसने इंशाल की जानिब देखते हुए कहा। करते हैं, तू टेंशन ना ले, उसने वुदान को तसल्ली दिलाई। उसके वालिद का बहुत ऊपर तक असर व रसूख था। अब उनसे मदद लेनी नागुज़ेर हो गई थी। चचा चची सब कैसे हैं? हैरत से निकल कर जब वो कुछ बाहर आई तो एकदम यमीना को सबका ख्याल आया। बिल्कुल ठीक है, अगले महीने पाकिस्तान शिफ्ट हो रहा है। मैंने अभी उनको कुछ नहीं बताया आपके बारे में। सरप्राइज़ दूंगा आपको साथ घर ले जाकर। वुदान ने हल्की सी मुस्कुराहट से उसकी जानिब देखते हुए कहा। क्या क्या ना याद आया था उसे। मज़बा चाची और खलील चाचा की तो वो जान थी। पुरानी यादें आंसू बनकर उसकी आंखों से बहने लगे। समीन जो उसके करीब ही बैठी थी एकदम उससे साथ लगा लिया। क्या है, आपने मेरी दोस्त को रुला दिया? समीन ने मसनूई खफगी से वुदान को घूरा, जो खुद भी सफ़ीर चचा को याद करके जज्बाती हो गया था, मगर मर्द था ना, रो नहीं सकता था।
खामोशी से नज़रें झुकाकर बैठ गया। फिर बेबसी से रोती हुई अमीना को देखा। उनके दरमियान कभी भी इतने खुशगवार ताल्लुकात नहीं रहते कि वो उसके पास बैठकर उसे चुप करवाता। अच्छा सुने, एकदम इंशाल की आवाज़ आई। वो सीधी होकर बैठी, आंसू साफ किए, आंखें झुकी हुई थी। अब मैं आपको भाभी कह सकता हूँ, उसने शरारती लहजे में यमीना को मुखातिब करते हुए माहौल को बेहतर करना चाहा। जी नहीं, वो दान के सामने बैठकर उसका शर्माने का कोई इरादा नहीं था। ओके, उसने हंसते हुए उदान को ऐसे देखा जैसे कह रहा हो बेटा अभी दाल नहीं गलने वाली। और प्लीज़ अभी ये बात सिर्फ हमारे दरमियान रहे, यूनिवर्सिटी में किसी को पता न चले। मैं सुकून से भी पढ़ना चाहती हूँ, उसने सबकी जानिब देखते हुए कहा। हम कौन सा इश्तिहार लगाने जा रहे हैं, मैं भी अभी ये सब अफोर्ड नहीं कर सकता, फुदान ने बुरा मनाते हुए कहा। वो दोनों वापस अपने होल में सिमट गए। वैसे ही वाकई बुदान भाई, क्या आप इतने ही चेंज हो गए हैं कि अमीना आपको पहचान नहीं सकी? समीन ने हैरत से पूछा। इसकी जवानी की तस्वीरें देखकर तो मैं भी हैरान रह गया था, पूरा छिला हुआ आलू था। इंशाल की बात पर यमीना के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। कोई और बकवास रह गई है तो वो भी कर दे। यमीना की मुस्कुराहट ने जल्दी पर तेल का काम किया। चले, अब आप दोनों को घर ड्रॉप कराऊं और अपने मतवक्का ससुराल का पता भी कराऊं। वो जो इंशाल की बात पर अपनी चीज़ें समेट रही थी एकदम हैरत से उसकी जानिब देखने लगी। इंशाल, समीन इंशाल की शरारत पर एकदम चीखी। अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसने इंशाल की मुस्कुराती नज़रों से नर्वस होते हुए कहा। वो दान और इंशाल हाथ पर हाथ मारकर हंसे। क्या कह रहे हैं? यमीना ने हैरत से उन्हें और फिर समीन के सुर्ख होते चेहरे को देखा। आप चलें, मैं रास्ते में आपको बताता हूँ, इंशाल ने बमुश्किल अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा। तू आज भी जमालों का रोल प्ले करेगा? हाँ ना, अभी दोनों सिक्कियों की लड़ाई करवाऊंगा। मुदान की बात पर उसने भी शरारती लहजे में कहा। जी नहीं, यमीना कभी भी मुझसे नहीं लड़ेगी, समीन ने मजबूत लहजे में कहा। वो तो अभी पता चल जाएगा। आप सबकी बातें सुनते ऐसा महसूस हो रहा है कि किसी एलियन ज़ुबान में बात कर रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। यमीना ने अपने लाइल्मी पर उन्हें लताड़ा। बताता हूँ, इंशाल ने उन्हें चलने का इशारा करते हुए कहा। और फिर वाकई सारे रास्ते उन दोनों की लड़ाई हुई और इंशाल महजूज होता रहा। और उस दिन के बाद से वो दोनों यूनिवर्सिटी में वैसे ही रहे, एक दूसरे से खार खाए हुए। उस रिश्ते की हकीकत को दोनों मानने में मुतामिल थे या प्रिटेंड कर रहे थे, ये दोनों नहीं जानते थे। हाँ, इतना ज़रूर हुआ था कि दोनों ने एक दूसरे के साथ अपना मोबाइल नंबर एक्सचेंज कर लिया था। इसी में महीना कैसे गुजरा पता ही नहीं चला और खलील साहब और उनकी फैमिली के वापस आने का दिन करीब आ गया। रात में वो हॉस्टल के कमरे में बैठी असाइनमेंट बना रही थी कि मोबाइल पर ड्रैगिंग कॉलिंग का नाम ब्लिंक होने लगा। उसने वुदान का नाम ड्रैगिंग के नाम से सेव किया था। हेलो, उसने कुछ हैरान होते हुए छठी बेल पर फ़ोन उठाया, क्योंकि वुदान ने इतने दिनों में कभी उसे कॉल या कोई मैसेज नहीं किया था। जिस तरह वो उसे इग्नोर करता था, वो उससे ज़्यादा उसे इग्नोर करती थी। कल सब वापस आ रहे हैं, क्या आप चलेंगे मेरे साथ उन्हें रिसीव करने? न जाने दिल में क्या आया कि वुदान ने उसे अपने साथ ले जाने का सोचा। आपको पूछना नहीं चाहिए था, बस कह देते कि मैं इस टाइम पर आ रहा हूँ। ऐसा हो सकता है कि चचा चची से मिलने के लिए मैं कभी इनकार करती। उनके माँ बहन रिश्ते ने तो नहीं, हाँ, मगर उनके साथ जुड़े कुछ रिश्तों ने उनके दरमियान एक मान का रिश्ता ज़रूर बरकरार रखा था। क्या मुझे ऐसा कोई हक़ है? वुदान के सवाल पर पहली मर्तबा उसका दिल इस रिश्ते की हकीकत को मानते हुए धड़का, मगर उसने सख्ती से अपने दिल को समझाया। उसने कभी इस रिश्ते को उस अंदाज में सोचा ही नहीं था जिसमें आम लड़कियां सोचती हैं, या फिर लड़की होकर भी उसके अंदर चूँकि लड़कियों वाली कोई बात नहीं थी, लिहाजा वो ऐसा कुछ सोचना भी नहीं चाहती थी। या फिर वो अभी वुदान के लिए अपने फीलिंग से बेखबर थी। ना उसने कभी कोई ऐसा एहसास दिलाया था। वो वैसा ही अजनबी था जैसे उस रिश्ते को जानने से पहले था। तो फिर वो लड़की होते हुए अपनी नस्वानियत को कैसे नीचा करती? वो बुरी तरह कंफ्यूज थी उस रिश्ते को लेकर। किस वक्त जाना है? उसने वुदान के सवाल को नज़रअंदाज किया। मैं सुबह 7 बजे आपको पिक करने आ जाऊंगा। अपने हॉस्टल का एड्रेस मुझे टेक्स्ट कर दें, उसने कहते साथ ही फ़ोन रख दिया। उसे मैसेज भेजते ही वो वार्डन से सुबह अपने जल्दी जाने की परमिशन लेने चल पड़ी, क्योंकि अगले दिन हफ्ता था और उसे यूनिवर्सिटी से ऑफ होता था, लिहाजा वार्डन को बताना ज़रूरी था।
रात सारी वो सो नहीं पाई। उन सब से मिलने के ख्याल से ही दिल की हालत अजीब हो रही थी। सारी रात माजी को याद करते और आंसू बरसाते गुजरी। सुबह 6:30 बजे उदान का मैसेज आया रेडी होने का। वो अपने फ्लैट से निकल रहा था। यमीना तो कब की तैयार हो चुकी थी। जल्दी जल्दी नाश्ता किया। हालांकि खुशी के बाइस भूख प्यास सब उड़ी हुई थी, मगर वहाँ कितना टाइम लग जाता कुछ अंदाज़ा नहीं था। पूरे 7 बजे काम वाली अम्मा जी उदान के आने का पैगाम लेकर आई। उदान वार्डन के पास बैठा उन्हें बता चुका था कि वो उसका रिश्तेदार है। अपना कॉन्टैक्ट नंबर सब लिखवाया ताकि फिर कभी भी वो उससे मिलने आए तो यमीना की पोजीशन मशकूक ना हो। पहली मर्तबा यमीना के दिल में उसके लिए नर्म गोशा पैदा हुआ। चले, उसे आता देखकर वो जो कुर्सी पर बैठा वार्डन से बातें कर रहा था उठ खड़ा हुआ। वाइट शलवार कमीज़ में बाजू फोल्ड किए वो हल्की सी शेव में वाकई यमीना को भी आज डैशिंग लगा। उसने आहिस्ता से सर हिलाया। लाइट पिंक और पीच शर्ट और ट्राउज़र पहने, पीच स्कार्फ लिए वह हमेशा की तरह ग्रेसफुल और खूबसूरत लग रही थी। उदान ने आगे बढ़कर उसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला और खुद भी ड्राइविंग सीट संभाली। उदान के लिए ये पहला मौका था कि वो किसी लड़की को यूं अपने हमरा बिठाकर सफ़र कर रहा था, और पहली मर्तबा ही ऐसा हुआ था कि किसी लड़की की मौजूदगी उसे इरिटेट नहीं कर रही। यकीनन ये उस हलाल रिश्ते की वजह से जिसे अल्लाह ने उन दोनों की ज़िंदगी की डोर बांधी थी। उसने मुड़कर उसकी मतवर्रम आंखों को देखा। कैसी बात थी कि कुछ कहे बिना ही वो जान गया था कि वो सारी रात उस पर बहुत भारी गुजरी होगी। सब कितने पुरजोश हो जाएंगे यमीना से मिलकर, और बाबा शायद वो अरसे बाद पुरसुकून होंगे। अब उसकी सोचों का रुख घर वालों की जानिब मुड़ा। दोनों खामोश और अपनी सोचों में गुम थे। उन्हीं सोचों में एयरपोर्ट आ गया। गाड़ी पार्क करके वो दोनों उतरे। गाड़ी को लॉक करके वो उसे लिए आगे बढ़ा कि साइड से आता एक लड़का यमीना से टकराया जो उससे 2 कदम पीछे चल रही थी। उप्स की आवाज़ सुनकर उसने मुड़ कर देखा। न जाने वो जानबूझकर टकराया था या गलती से। देख कर नहीं चल सकते आप? उदान 2 कदम पीछे आते उससे सर्द लहजे में बोला। सॉरी सर, गलती से हो गया। उदान ने नागवारी से उसे देखा और यमीना का हाथ पकड़कर उसे करीब करता चल पड़ा। उसने हैरान होकर उसकी जानिब देखा। आज तो वो उसे हैरान करने पर तुला हुआ था। यमीना के लिए ये इस्तेहकाक भरा लहजा वो अजीब सी कैफियत से 2-4 हुई। वो दोनों वेटिंग एरिया में आकर खड़े हो गए। फ़्लाइट लैंड करने की अनाउंसमेंट हो चुकी थी। यमीना का दिल तेज़ तेज़ धड़क रहा था। सामने लटकी LCD में वो लोग उन्हें बाहर आता देख रहे थे। जैसे ही वो लोग नज़र आए उदान थोड़ा सा आगे बढ़ा, जबकि यमीना वहीं खड़ी रही। वो तो अभी जानते भी नहीं थे तो वो कैसे एकदम से उनकी जानिब बढ़ जाती। बावक़ार से खलील चाचू और ग्रेसफुल सी मुस्बा चची को उसने मोहब्बत पाश नज़रों से देखा। उनके पीछे प्यारी सी एक लड़की यकीनन रहमा थी और एक हैंडसम सा लड़का सुभान था। वक्त ने कितना कुछ बदल दिया था। वो पीछे खड़ी हसरत से उन सबको गले मिलते देख रही थी। उदान ने सबसे मिलकर पीछे मुड़कर यमीना को देखा और पास आने का इशारा किया। सब ने हैरान नज़रों से उसकी जानिब देखा। मुस्बा तो एकदम परेशान हुई। कहीं उदान ने तो कोई लड़की, उन्होंने सोचा यमीना की जगह किसी और लड़की को अपनी बहू के रूप में देखने का ख्याल ही उनके लिए सुहान रूह था। यमीना के पास आते ही उदान ने मुस्कुराते हुए खलील साहब और मुस्बा की जानिब देखा। मीठी और बहू, इतना कहकर वो खामोश हुआ और उनकी उलझन में इजाफा किया। यमीना उदान। उसके इतना कहते ही मुस्बा की आंखों से आंसू झड़ी की सूरत गिरे और खलील साहब ने हाथ बढ़ाकर उसे खुद में भींचते हुए अपने आंसू को आंखों से गिरने से ना रोका। यमीना किसी नन्हे बच्चे की तरह उनके साथ लग गई। उनके साथ लिपटे हुए उसे सफ़ीर साहब की खुशबू महसूस हुई। उसने बेख्तियार आंखें बंद करके पूरे हक से उस खुशबू को महसूस किया। रो रो कर उसकी हिचकी बन गई। चचा से मिलने के बाद वो चची से मिली, जिन्होंने माँ की तरह उसे खुद में समेट लिया। रहमा भी बढ़कर उन दोनों के साथ लग गई। थैंक यू बेटा, खलील साहब ने अपने आंसू साफ करते उदान से कहा, जो खलील साहब के कंधे पर हाथ रखे खड़ा था। प्लीज़ बाबा, उसने मोहब्बत से उन्हें टोका। बस करें लेडीज़, मुझे भी अपनी भाभी से मिलने दें और आई एम श्योर मैं इनकी तरह आपको रुलाऊंगा नहीं। सुभान ने आगे बढ़ते यमीना को कंधों से थाम कर मुस्बा से अलग करते अपने साथ लगाते प्यार से उसके आंसू साफ करते कहा। उसकी बात पर सब हंस पड़े और आंसू की आमेज़िश में घुली ये मुस्कुराहट उदान को मेस्मराइज़ कर गई। उसकी नज़रों ने कुछ पल उस दुश्मन जान के चेहरे से हटने से इनकार किया। यमीना ने हंसते हुए सुभान के बाल बिगाड़े। चंद लम्हों में वो इतने प्यारे रिश्तों की मोहब्बत से मालामाल हो गई थी। बहुत कठिन सफ़र था, उसने तन्हा काटा था, मगर मंजिल इतनी खूबसूरती से उसे मिल जाएगी वो सोच भी नहीं सकती थी। अभी कुछ दिन पहले वो कितनी तन्हा थी और अब
उसने बेइख्तियार उदान की जानिब देखा जो सामान वाली ट्रॉली चलाते चचा से कोई बात कह रहा था। ये सब रिश्ते उसे उसी एक शख्स की बदौलत तो मिले थे। आज वो उसे वैसा ही प्यारा लग रहा था जैसी तारीफ़ें वो लड़कियों से उसकी सुनती थी। गाड़ी में बैठते न जाने क्या हुआ, उसने मोबाइल में मैसेज टाइप किया और वुदान को सेंड किया। गाड़ी स्टार्ट करते हुए उसके मोबाइल की मैसेज टोन बजी। जैसे उसने मोबाइल ऑन किया, वैम्पायर का मैसेज देखा। वुदान ने उसका नाम वैम्पायर के नाम से सेव किया हुआ था। मैसेज ओपन किया तो थैंक यू का मैसेज था। उसने मोबाइल बंद करके डैशबोर्ड पर रख दिया। यमीना जो कि उसे ही देख रही थी, अपने इग्नोर किए जाने पर शशदर रह गई। अपनी कुछ देर पहले की सोचों पर मिट्टी डाली। मगरूर इंसान, बंदा को योर वेलकम या मेंशन नॉट ही लिख देता है। ये है ही नहीं इस काबिल कि मैं इसके बारे में कुछ अच्छा सोचूं। गुस्से से पेचेताब खाते उसने सोचा। वुदान जानता था कि उसे इग्नोर करने पर वो चिढ़ेगी और अब उसे चिढ़ाने में मज़ा आता था। उसने बैक व्यू मिरर में उसकी गुस्से वाली शक्ल देखी और ज़ेर लब मुस्कुराया। गाड़ी उनके घर में दाखिल हुई तो बचपन के सब वाक़यात किसी फ़िल्म की तरह नज़रों के सामने गुजरे। वुदान ने पिछले दिनों बहुत सी चीज़ें तब्दील करवा दी थी और बहुत सी नई चीज़ों का इजाफा करवाया था। उसके बावजूद उस घर की खुशबू वैसी ही थी। कुछ देर वो सब बैठे बातें करते रहे, फिर थके हुए थे सो उसने खुद ही उनको ज़बरदस्ती सोने के लिए उठाया। उन सब के जाते ही वुदान के पास आई जो LCD पर ख़बरें देखने में मसरूफ़ था। आप मुझे मार्केट से कुछ चीज़ें ला देंगे? चाची एकदम से कहाँ किचन के कामों में मसरूफ़ होंगी, तो मैं सोच रही हूँ क्यों 1-2 हांडियाँ बनाकर फ्रीज़ कर जाऊँ ताकि कुछ दिन वो रिलैक्स रहें। वो जल्दी जल्दी एक कागज़ पर कुछ लिखती उसे कह रही थी। कितना डिफरेंट लग रहा था उसके मुंह से असाइनमेंट के अलावा इस तरह की पर्सनल गुफ्तगू सुनना। वुदान ने उसके मसरूफ़ अंदाज को देखते हुए सोचा। लाए मैं ला देता हूँ, उसके हाथ से कागज़ लेते हुए उसने कहा। कुछ देर बाद उसकी मतलूबा चीज़ें ले आया, किचन के स्लैब पर रखी और ख़ुद भी वहीं खड़ा हो गया। यमीना एक एक शॉपर चेक कर रही थी। बनाना क्या क्या है आपने? बिलाखिर उसने पूछा। एक कोरमा सालन बना देती हूँ, एक मंचूरियन और एक कीमा मटर, सब डिफरेंट हो जाएगा। वो दोनों उस वक्त नहायत ही नॉर्मल अंदाज में बातें कर रहे थे। अगर इंशार या समीन में से कोई उन्हें इस तरह देख लेता तो यकीनन बेहोश हो जाता। लाएं, फिर आपकी हेल्प करवाते हैं, अगर आपको नागवार ना गुजरे तो, वुदान ने कुछ सोचते हुए कहा। ठीक है, पर एक शर्त पर। आप इस वक्त ये एडमिट करेंगे कि आप मेरे असिस्टेंट के तौर पर अभी यहाँ काम कर रहे हैं। उसके मगरूर अंदाज पर वो मुस्कुराया। ओके बॉस, वुदान ने फ़ौरन मान लिया। वो जल्दी जल्दी उसे सब्जियाँ काट कर दे रहा था। आपको याद है चाचा फजल जो हमारे पुराने कुक थे? हाँ, और हम उन्हें कितना तंग करते थे। वुदान के कहने पर उसे वो क्यूट से चचा फजल याद आए जो वुदान लोगों के यहाँ कुछ अरसे काम के लिए आए थे। आज अगर वो भी यहाँ होते तो मैं उन्हें असिस्ट कर रहा होता। वुदान के शरीर लहजे पर यमीना का दिमाग भग से उड़ गया। छोड़े ये यहाँ और जाएं आप बाहर, मैं खुद कर लूँगी सब। गुस्से में वो उससे छुरी लेने के लिए जैसे ही आगे हुई, छुरी का तेज़ धार उसके हाथ पर कट लगा गई। एकदम खून निकला। क्या हो गया यार, मजाक कर रहा था। वुदान ने उसके हाथ से खून टपकते देखकर खफगी से कहा और जैसे ही उसका हाथ पकड़ने के लिए हाथ आगे किया वो अपना हाथ पुश्त के पीछे ले गई। नो थैंक यू, गुस्से से कहती वो मुड़ने लगी कि वुदान उसे बाजू से पकड़कर वापस अपने सामने किया। हर वक्त गुस्सा अच्छा नहीं होता, हाथ आगे करे। उसकी आंखों में देखते हुए वो तशवीश से बोला। नहीं करूँगी, उसने भी ज़िद्दी लहजे में कहा, हालांकि तकलीफ़ से बुरा हाल था। आपके ख्याल में मैं खुद आपका हाथ नहीं पकड़ सकता तो नहायत गलत ख्याल है आपका। उसकी चैलेंज करती नज़रों में देखते उसने यमीना को झटके से खुद से लगाते बाजू के घेरे में लिया। वो तो शर्मदर रह गई। उसकी उस हरकत पर वो इतनी साकित हुई कि मज़ाहमत भी ना कर सकी। वुदान ने आराम से उसका हाथ पकड़कर आगे किया। छोड़े मुझे। होश आते ही वो फिर से ज़िद्दी लहजे में बोली, छोड़ दूंगा, मुझे भी ऐसा कोई शौक़ नहीं आपके साथ रोमांस करने का, मगर इस वक्त आप मेरी मेहमान हैं और मैं नहीं चाहता हमारी वजह से आप किसी तकलीफ़ से गुजरें। अब चुपचाप यहाँ बैठें। उसने यमीना का हाथ पकड़े, न जाने उसे बावर करवाया था या खुद को उसे किचन में मौजूद टेबल के करीब रखी चेयर पर बैठाया। खुद जल्दी से किचन के एक कैबिनेट से डिटॉल और कॉटन निकाली, उसका ज़ख़म साफ़ किया, फिर उठकर कॉटन ऑयल में डिप करके पट्टी ली और उसके हाथ पर बांधने लगा। काश जितनी केयर ये शो कर रहे इसके दिल में भी इतनी ही केयर होती, मगर इस रिश्ते के हवाले से जो हमारे दरमियान है। यमीना ने उसे अपने हाथ पर पट्टी बांधते देख कर सोचा, फिर खुद ही अपनी सोचों पर लाहौल पड़ी। मैं क्या सोचे जा रही हूँ, ये तो मेरा दुश्मन अव्वल है। उसके हाथ पर पट्टी बांधकर वो उसे मना करता रहा, मगर उसने भी सब बना कर दम लिया। वो सारा वक्त उसकी मदद करवाता रहा, मगर अब कोई और मजाक करने की हिम्मत नहीं की।
रात का खाना खाकर उसने उनसे इजाज़त चाही। अरे क्यों भाई? मजमा ने हैरत से पूछा। चाची, आप सब थके हुए हैं, मैं 1-2 दिन में आऊँगी फिर, अभी आप लोग रेस्ट करें। उसने उठने के लिए पैर तोले। भाई इसको जल्दी ही यहाँ लाने का इंतज़ाम करें, मुजमा ने एकदम खलील साहब को मुखातिब करते हुए कहा। उदान और यमीना उस पर खफीफ से हुए। करते हैं जल्द बंदोबस्त। उन्होंने मुस्कुराते हुए उन्हें देखा। जाओ उदान, अभी मुन्ना को छोड़ आओ। उन्होंने उन दोनों की कैफियत देखते हुए उन्हें मंजर से हटाया। वो सबसे मिलकर गाड़ी में बैठी। वो खामोशी से गाड़ी ड्राइव कर रहा था। उसने एक नज़र उसके ज़ख्मी हाथ को देखा। दिल तो क्या कि उसके हाथ को थाम कर उसकी सारी तकलीफ़ ख़त्म कर दे, मगर जिस बेख्तियारी का मुजाहिरा वो उस वक्त किचन में कर चुका था, अभी दोबारा नहीं करना चाहता था। वो तो उसकी हैसियत को कबूल ही नहीं करना चाहती थी, और शायद वो खुद भी अभी अपने रिश्ते को टाइम देना चाहता था। वो उसका साथ अपने दिल की पूरी आमादगी के साथ चाहता था, 1-2 लम्हों के ज़ेर असर नहीं। जब तक उसके लिए यमीना के बगैर रहना नागुज़ेर न हो जाता, वो उस रिश्ते को आगे बढ़ाना नहीं चाहता था। अभी तो दिल पर हल्का हल्का असर होना शुरू हुआ था। आइसक्रीम खाएंगी? दूर से नज़र आते आइसक्रीम बार को देखते अचानक ही उसे ख्याल आया। जी नहीं। वो अभी तक मुंह फैलाए हुए थी। उसके जवाब पर वो मुस्कुराया। इट वॉज़ अ जोक। उसने उसका मूड ठीक करना चाहा। आपके और मेरे दरमियान मजाक का कोई रिश्ता नहीं। सामने देखते वो संजीदा लहजे में बोली। और वैसे भी आप ये जता चुके हैं कि मैं मेहमान थी, तो मेहमानों से इतना बेतकल्लुफ़ नहीं होते। उसने अब की बार उसकी आंखों में देखकर तंज़ किया। उसकी मुस्कुराहट और गहरी हुई। शदीद नफ़रत शदीद मोहब्बत की अलामत है। उसका लहजा फिर से शरारती हुआ। उसने हुंकारा भरा। वैसे मैं बहुत अच्छा फेस रीडर हूँ। इतने कोई आप नजूमी। उसने सर झटका। अच्छा, बाकी बातें छोड़ें, आइसक्रीम का बताएं। आपके पैसे से तो मैं आबे हयात भी ना पीऊँ। उसका गुस्सा जूं का तू था। सोच लें। उसकी बात पर बुदान ने भवें उचकाकर उसे देखा। सोच के ही बोला है। वो भी उसके अंदाज में बोली। ओके। उसकी बात पर वो ओके को लंबा करता हुआ बोला। बाकी का सफ़र खामोशी से गुजरा। यार, इंशाल के पेरेंट्स घर आ रहे हैं, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। सरवासे की क्लास ऑफ हुई तो समीर ने परेशानी से यमीना से कहा। किस खुशी में मैं आऊँ? जब उसने प्रपोज़ किया था तब तुमने मुझे बताया था। अब मैं तुम्हें याद आ गई हूँ, वो खफगी से बोली। यार, प्रपोज़ कहाँ किया था? बस पूछा था कि मेरे पेरेंट्स घर आ सकते हैं, समीर ने वजाहत दी। तो तुम्हारे ख्याल में अंगूठी पहनाकर वो तुम्हें प्रपोज़ करता? अरे ये भी तो प्रपोज़ का ही एक तरीका है ना। अच्छा प्लीज़ ना, अब जाने दो ना इस बात को, बस तुम कल आ रही हो। वैसे तुम कितनी लड़ाकी हो ना, उदान भाई का क्या बनेगा? समीर ने उसे छेड़ा। तुम जितना मर्जी मुझे छेड़ने की कोशिश कर लो, शर्माना मैंने फिर भी नहीं है। उसने ज़मीन की बात हवाओं में उड़ाई। उफ़, ढीठ भी हो, समीर ने मुंह बनाकर कहा। शुक्रिया, कोई और भी तारीफ़ रह गई है तो वो भी कर लो, उसने चिढ़ते हुए कहा। तो फिर आ रही हो ना? जितनी तारीफ़ें तुम मेरी कर रही हो, दिल तो बिल्कुल नहीं करा, मगर क्या करूं, तुम्हारे अलावा कोई और दोस्त है भी नहीं कि तुमसे लड़कर उसके पास चली जाऊं, उसने इजहार अफसोस करते हुए कहा। याहू, थैंक यू, समीर ने खुश होते हुए उसे ज़ोर से अपने साथ भींचते गालों पर चटाचट प्यार किया कि अमीना भी मोहब्बत के उस इजहार पर हैरान रह गई। आप जब खुश होती हैं तो सामने वाले के साथ ऐसे ही इजहार करती हैं। इंशाल जो ने ये बताने आया था कि अगले हफ्ते उनका ट्रिप नॉर्दर्न एरियाज जा रहा है। समीन की इस हरकत पर शरीर से मुस्कुराहट लिए उनकी जानिब बढ़ते हुए बोला। वो बेचारी अपनी जगह खफीफ सी हो गई। जी नहीं, वो तो बस ऐसे ही उन पर प्यार आ गया। और किस किस पर ऐसा प्यार आ सकता है? सेंसर्स प्लीज़, मैं यहीं बैठी हूँ। यमीना ने उसे घूरते हुए एहसास दिलाया कि अपने रोमांस पर ब्रेक लगाएं। ओह सॉरी, एक तो इनको देखने के बाद कुछ और दिखाई नहीं देता। वो हंसते हुए समीन को देखते हुए बोला। अभी कोई बात फाइनल नहीं हुई, सो ज़रा ध्यान से। समीन ने उसकी बातों पर बुरा मनाते हुए कहा। अच्छा सॉरी, आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़, अगले वीकेंड पर हमारा ट्रिप नॉर्दर्न एरियाज जा रहा है। वाह, कितना मज़ा आएगा। समीन खुश हुई। नहीं यार, मैं तो नहीं जाऊंगी, यमीना ने फ़ौरन इनकार किया। उफ़, कभी किसी बात पर हाँ भी कह दिया करें, इंशाल ने ज़िद होते कहा। उसने बस एक ही मर्तबा सारी हाँ कह दी थी। समीन की बात पर दोनों ने कुछ ना समझते हुए उसे देखा। वो दान भाई के लिए, वो मायनी खेजी से मुस्कुराई। शट अप, उसका जिक्र आते ही कुछ दिन पहले की सारी बातें याद आई। सही कहा है, इंशाल ने कह लगाया।
अगले दिन वो यूनी से समीन के साथ ही उसके घर चली गई। इंशाल भी घर वालों के साथ आया था। कुछ दिन पहले ही उसके पेरेंट्स ने समीन के पेरेंट्स से बात कर ली थी और आने का मकसद भी फ़ोन पर बता दिया था। दोनों फैमिलीज़ को इंशाल और समीन पसंद आए थे और उसी दिन बात पक्की करते हुए महीने बाद निकाह का फ़ैसला हो गया। इंशाल 2 ही भाई थे। इंशाल बड़ा था, छोटे भाई ने पढ़ने के लिए बाहर जाना था और कब वापस आता कुछ पता नहीं था, लिहाजा उनकी ख्वाहिश पर निकाह की तकरीब का फ़ैसला हुआ। समीन इकलौती थी, इसलिए यमीना उसकी जानिब से बहन के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही थी। सबको सर्व करने की जिम्मेदारी उसने ली थी। खुशगवार माहौल में सब मामला तय हुए। वुदान किसी वजह से ना आ सका। इंशाल ने उसे मैसेज करके रिश्ता पक्का होने और निकाह की खबर दी थी। ज़मीन के घर से वापसी पर इंशाल ने ही उसे ड्रॉप किया। अभी वहाँ से वापस आए उससे ज़्यादा देर नहीं गुजरी कि उसके बॉस यानी इंशाल के चाचा का फ़ोन आ गया। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत? सुबह तो उसने सर को छुट्टी का बताया था। वालेकुम अस्सलाम, मुबारक हो बेटा, बहुत बहुत। उनकी बात पर वो यही समझी कि सर इंशाल और समीन के मुबारक दे रहे हैं। वो जानते थे कि वो सब क्लास फेलोज़ हैं। खैर मुबारक सर, आपको तो ज़्यादा मुबारक हो, उसने भी मुस्कुराते हुए कहा। बिल्कुल जनाब, आखिर इतना अरसा तुमने सर्व किया, मेरी बेटियों जैसी हो। मगर भाई ये खाली खोली मुबारक से काम नहीं चलेगा। मिठाई लेकर आओ, कल सब स्टाफ तुम्हें विश करना चाहते हैं। वो नासमझी से उनकी बात सुन रही थी। मुझे किस खुशी में विश करना है? बात तो समीन और इंशाल की तय हुई है और सर ने पूरे स्टाफ को बता दिया। वो हैरत से सोच रही थी। सर मैं कुछ समझी नहीं। अरे भाई, रिज़ाइन तो मैं तुम्हारा तभी कबूल करूँगा जब तुम मिठाई खिलाओगी, और तुमने बताया तक नहीं कि तुम्हारी शादी की बात चल रही है। सर की बात सुनकर तो वो शर्मदा रह गई। रिज़ाइन, शादी, क्या कह रहे हैं सर? उसने अचंभे से पूछा। अरे भाई, सुबह तो तुमने अपना रिज़ाइन भेजा है और वजह उस पर शादी ही लिखी है। अब मिठाई नहीं खिलाना चाहती तो और बात है, उन्होंने बुरा मनाते हुए कहा। उनकी बात पर उसके दिमाग में किसी का लंबा सा ओके कहना गूंजा। उसने गुस्से से दांत पीसे। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, मैं आऊँगी 1-2 दिन तक। उसने जल्दी से बात संभाली। ओके बेटा, ज़रूर, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, अल्लाह हाफिज़। सर को खुदा हाफिज़ कहते उसने फ़ोन बंद करते एक और नंबर तेज़ी से मिलाया। बहुत ही कोई घटिया हरकत की है आपने, उसके हेलो कहते ही वो फट पड़ी। वजाहत करेंगी? उसकी मुस्कुराती आवाज़ से उसे अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया कि वो शर्मिंदा हरगिज़ नहीं। क्या मुसीबत थी आपको मेरी जॉब ख़त्म करवाने की? सिर्फ़ एक इतनी सी बात का आपने बदला लिया है। अब मैं दूसरी जॉब कहाँ से ढूँढूँगी इतनी जल्दी? उसकी ढिठाई पर वो रूहान सी हुई। आपको ज़रूरत ही क्या है? आपका शौहर बहुत अच्छा कमाता है। आपकी हर जिम्मेदारी अब मुझ पर है। बाबा ने और मैंने ये मिलकर डिसाइड किया था। चचा को अपनी इस शैतानी हरकत में मत मिलाएं। मैं जानती हूँ ये सब आपके ही दिमाग का कीड़ा होगा। वैसे भी आप कहाँ बर्दाश्त करेंगे कि ज़िंदगी में मैं कुछ कर सकूँ? उसने दिल की भड़ास निकाली। इतने से दिनों में कितना समझने लगी हैं आप मुझे। साफ लग रहा था कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है। अच्छा, इस बात को छोड़ें, ये बताएं, कल अपने पुराने घर चलेंगी मेरे साथ? वुदान की बात पर वो कुछ देर के लिए चुप कर गई। नहीं, मुझ में हिम्मत नहीं। कुछ देर बाद वो बोली। क्यों? बस वैसे ही। अब उसे क्या बताती, क्या क्या यादें नहीं जुड़ी थी वहाँ से। मैं उसको चेक करके आया हूँ, उस घर को ठीक करवाना चाहता हूँ। सोचा आपको भी साथ ले जाऊँ। जो वहाँ से लेना हो ले लेना, जैसे भी वहाँ की चीज़ों को रखना हो बता देना। हम में से सबसे ज़्यादा आपका हक है वहाँ। मैं वहाँ की कोई भी चीज़ आपकी इजाज़त के बगैर छेड़ना नहीं चाहता, उसने संजीदगी से कहा। क्या था ये शख्स? कभी दिल के इतने करीब महसूस होता था और कभी इतना दूर। ओके, कब जाना है? यूनी से सीधा आप घर आ जाना, आपको पिक करके ले जाऊंगा। अगले दिन वुदान ने यूनिवर्सिटी नहीं जाना था, सो उसने उसे घर आने का कहा। ओके कहकर उसने फ़ोन रख दिया। अगले दिन यूनिवर्सिटी से सीधा वो वुदान के घर गई। चची ने उसकी पसंद का पालक गोश्त बनाया हुआ था। अभी खाना रख ही रही थी कि वुदान ऑफिस से आया। अभी खलील साहब को यहाँ की कस्टमर्स के साथ डीलिंग का इतना अंदाज़ा नहीं हुआ था, लिहाजा वुदान ऑफ डेज़ में ऑफिस जाकर उनकी मदद करता था। आज भी कोई अहम मीटिंग थी, सो उसने यूनिवर्सिटी से ऑफ ले लिया था। अपने हमेशा वाले रफ़ एंड टफ हुलिये में स्किन कलर की ड्रेस शर्ट पहने, डार्क ब्राउन के टाई लगाए और ब्राउन ही पैंट पहने वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। खाना खाकर उसने यमीना को चलने का कहा। गाड़ी में बैठते उसके हाथ पांव ठंडे हो रहे थे। वो सोच भी नहीं सकती थी कि वो कभी दोबारा उस घर में जा सकेगी जहाँ बहुत सी यादें थीं, खुशगवार और तकलीफ़दा भी।
उदान ने गाड़ी चलाते उसके परेशान चेहरे की जानिब देखा, फिर हाथ बढ़ाकर उसकी गोद में रखे हाथ को अपने हाथ में लिया। उसे लगा आज यमीना को सबसे ज़्यादा उसके सहारे की ज़रूरत है। यमीना ने चौंक कर उसकी जानिब देखा। इतनी परेशान क्यों है? यमीना ने कोई जवाब नहीं दिया, या फिर उसे कोई जवाब ही नहीं बन पड़ा। जैसे ही गाड़ी घर के दरवाजे के बाहर आकर रुकी, वो बुरी तरह चौंकी। खौफजदा नज़रों से ऐसे घर के दरवाजे की जानिब देखा जैसे अभी अभी उसके माँ बाप की मैयतें यहाँ से निकली हो। वो दान गाड़ी से बाहर आया, फिर उसकी जानिब आकर उसकी साइड का दरवाज़ा खोलकर उसका हाथ पकड़कर बाहर निकाला। कुछ दिन पहले ही वो यहाँ आया था तो एक लॉक मास्टर को बुलाकर यहाँ का ताला खुलवाकर अंदर के हालात चेक करके आया था। उसका ख्याल था कि अब यमीना को इस घर का इख्तियार सौंप दे, वो जैसे चाहे उसे इस्तेमाल करे। सफ़ीर साहब अपनी बीमारी के दिनों में ये घर यमीना के नाम कर चुके थे और उसके पेपर्स खलील साहब को दे गए थे। हालात ने ऐसा पलटा खाया कि यमीना ही उनसे जुदा हो गई। अब जब वो मिली थी तो उन्होंने ये जिम्मेदारी उदान को दी कि वो ना सिर्फ उसे उसके घर ले जाए बल्कि वो पेपर्स भी उसे दे दे। दरवाज़ा खोलकर वो उसका हाथ थामे अंदर लाया। वो चारों जानिब बरसती आंखों से देख रही थी। मेरी जान आ गई स्कूल से, उसे ऐसा लगा। कहीं से रोमा की आवाज़ आई, मेरी बेटी तो है ही सबसे अच्छी। किसी कोने से सफ़ीर साहब की मुस्कुराती आवाज़ आई। अंदर लाकर उदान ने उसका हाथ छोड़ दिया और वो भी भूल गई कि वो किसके साथ आई है। एक एक चीज़ पर हाथ फेरकर जैसे वो उनका लम्स ढूंढ रही थी। मेरी बेटी तो आज शहज़ादी लग रही है, अब मैं सुकून की नींद सो सकूँगा। ये अल्फाज उसके निकाह के वक्त के थे। तब तो नहीं, मगर बाद में उसे उसके मायने पता चले थे। फिर उस कमरे की जानिब बढ़ी जहाँ उसके जान से प्यारे मामा बाबा रहते थे। वो बेड जहाँ आखिरी मर्तबा उसके बाबा लेटे थे, उसी जगह से लिपट लिपट कर वो और उसकी माँ घंटों रोते थे। वो आहिस्ता से वहाँ नीचे कारपेट पर बैठ गई और उस तकिए पर हाथ फेरते फूट फूट कर रोती। उदान उसके रोने की आवाज़ सुनकर अंदर आया, फिर उसके पास दो जानों बैठकर उसे अपने साथ लगा लिया। दिल किया उसका सारा गम अपने अंदर उतार ले। वो भी तो उससे लिपट कर खूब रोई। मुन्ना बस यार, इसीलिए तो यहाँ नहीं लाया था। उसे चुप करवाते उसका चेहरा ऊंचा किया, उसके आंसू साफ किए। उसे लगा आज उसकी ज़ात उन आंसुओं में बह जाएगी। मैं क्या करूं? मुझे मामा और बाबा बहुत याद आ रहे हैं। कोई भी तो ऐसा लम्हा नहीं है जब मैंने उन्हें याद नहीं किया। मैं तो बिल्कुल अकेली रह गई हूँ। अल्लाह ने मेरे मामा और बाबा को अपने पास बुलाते ये भी नहीं सोचा कि मैं तन्हा कैसे रहूँगी। आज वो उससे वो सब शेयर कर रही थी जो वो कभी नहीं करना चाहती थी। वो नहीं जानती थी कि क्यों और कैसे, मगर आज वाकई उसे उदान के सहारे की ज़रूरत महसूस हुई थी। एक ऐसे कंधे की ज़रूरत जिस पर सर रखकर वो अपनी सब तकलीफ़ को भूल जाए और अपने सारे गम कह डाले। और आज ऐसा ही हुआ था। कहाँ आप अकेली हो? बाबा, अम्मी, सुभान, रहमा और मैं, हम हैं ना आपके साथ। ऐसे नहीं सोचते, उसने प्यार से कहते उसकी भीगी आंखों में देखा। फिर उसे अपने होने का मान बख्शते उसके माथे पर अपने लब रख दिए और फिर उसी नन्ही बच्ची की तरह उसे खुद में समेट लिया। आप तो बहुत ब्रेव हो यार, लेकिन अभी इस वक्त छोटी सी बच्ची लग रही हो। अकेलापन इंसान को बहादुर बना देता है और रिश्ते कमज़ोर। जब से चाचा चाची आए हैं मुझे लगता है मैं फिर से कमज़ोर बन गई हूँ। छोटी सी बच्ची जो अपने घर वालों की उंगली पकड़कर चलती हो। उसके सीने पर सर रखे वो अपनी हर कैफियत उससे शेयर कर रही थी। नहीं, मेरे ख्याल में रिश्ते आपको मजबूत बना देते हैं। क्या मेरे रिश्ते ने आपको शहबाब जैसे दरिंदे से नहीं बचाया? उसके जवाब पर वो कुछ लम्हे लाजवाब हो गई। मैं यहाँ आपको सिर्फ इसलिए लेकर आया हूँ कि आप इस हकीकत को पूरी तरह समझ जाएं कि चाचा और चाची अब इस दुनिया में नहीं। पता नहीं क्यों, मगर मुझे लगता है आप अभी तक इस हकीकत को मानने को तैयार नहीं। यमीना, रिश्ते भी अल्लाह हमें देता है और उनको वापस भी अल्लाह ले लेता है। हमें सिर्फ उसकी हिकमत के आगे ख़ुद को सरेंडर करना है। आपकी पूरी पर्सनालिटी में एक अजीब सी खासियत है, शायद आपको अंदाज़ा ना हो। मैंने कभी आपको खुलकर मुस्कुराते नहीं देखा, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी के गिर्द इसी एक गम का हसार खींच लिया है। अगर ऐसा ना होता तो आप कुछ देर पहले मुझे ये ना कहती कि आप अकेली रह गई हैं। आपको हम सब के मिलने के बाद किसी के होने की तसल्ली तो हुई, मगर आपने उन रिश्तों की हकीकत को कबूल नहीं किया। नहीं तो आप कभी भी जॉब वाली बात पर ऐसे रिएक्ट नहीं करती। चलें, मेरे साथ तो आपकी दुश्मनी है, मगर बाबा पर तो आपका पूरा हक है ना। आप उनसे मान से कहती कि मैं अब कोई जॉब नहीं करना चाहती, मगर आपने वो मान हमारे रिश्तों को अभी दिया ही नहीं, क्योंकि आप इस गम से निकली ही नहीं। आप इस हकीकत को कबूल करें, तभी आप एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकेंगी।
नहीं तो हर खुशी आपकी अधूरी रह जाएगी और आपके ख्याल में इस तरह चचा और चची की रूह पुरसुकून रह पाएगी। वो हैरान थी कि उस शख्स ने किस बारीकबीनी से उसकी ज़ात को पढ़ लिया है जिसको वो खुद से गाफिल समझती थी। अब आप मुझसे प्रॉमिस करें कि आप कोई नेगेटिव बात अपनी ज़िंदगी और हालात से मुतल्लिक नहीं सोचेंगी। ये सब दुनिया का दस्तूर है और इसको ऐसे ही चलना है। नबियों और वलियों की ज़िंदगी की मिसालें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं हैं बल्कि उन पर अमल करने के लिए है। सबको अपनों के बिछड़ने के इस अमल से गुज़रना होता है, मगर इस सब पर सब्र भी तो हमें ही करना है ना। सब्र वही होता है जो हम करें, वो नहीं जो वक्त के साथ हमें आ जाए। अल्लाह उन्हीं साबिरों के साथ होता है जो उसकी रज़ा में राज़ी होकर उसकी खुशनुदी के लिए सब्र करते हैं। उदान की बातें उसके दिल में उतर रही थी। उसने अब की बार सर उठाकर उसकी जानिब देखा जो हाथ आगे किए उससे वादा ले रहा था। उसने हौले से उससे दूर होते उसके हाथ में अपना हाथ दे दिया। थैंक यू। उदान ने मुस्कुराते हुए उसे देखा। बहुत अरसे बाद एक आसूदा सी मुस्कुराहट उसके लबों को भी छू गई। उदान ने उसके हाथ को सीधा करके उसकी उंगली पर चोट का निशान देखा जो कुछ दिन पहले उसको छुरी से लगा था। उदान ने उस पर हौले से अपनी शहादत की उंगली फेरी। कुछ देर बाद वो उसके साथ वापस हॉस्टल गई। गाड़ी से उतरकर जब वो अंदर की जानी बढ़ रही थी, उदान को लगा वो अधूरा रह गया। आज पहली मर्तबा उसे यमीना की कमी शिद्दत से महसूस हुई। तो क्या वो लम्हा आ गया है कि उसके बिना रहना नागुज़ेर लगने लगा है? उसने अपने दिल से पूछा और जवाब हाँ में मिलते ही उसे लगा बाबा से रुखसती की बात करनी पड़ेगी। अपनी कैफियत पर मुस्कुराते हुए वो गाड़ी आगे बढ़ा ले गया। अगले कुछ दिन उदान इतना मसरूफ़ रहा कि खलील साहब से बात करने का टाइम नहीं निकाल सका। उन्हीं दिनों उनके ट्रिप पर जाने का दिन आ गया। समीर ने यमीना को ब्लैकमेल करके जाने पर तैयार कर ही लिया। जुमेरात की शाम में उनकी बसें यूनिवर्सिटी से भरकर निकली थी। रात में उन्होंने इस्लामाबाद, मरी और मुजफ्फराबाद से होते हुए उन्होंने जुम्मा की दोपहर शुगरान पहुंचना था। कुछ स्टूडेंट तो सारा रास्ता हल्ला गुल्ला करते गए थे जबकि कुछ ने तो नींदें भी पूरी की। यमीना और समीन कुछ देर तो बातें करती रही जबकि कुछ वक्त उन्होंने सो कर गुजारा। इंशाल और उदान भी उन्हीं के बस में थे मगर उनसे ला ताल्लुक़ बैठे थे। वो नहीं चाहते थे कि लोग उनके बारे में कोई स्कैंडल बनाएं। बहुत से टीचर्स भी उनके साथ थे। टीचर्स खुद भी बेहद इंजॉय कर रहे थे। बच्चों के साथ बच्चे बनने का भी अलग ही मज़ा होता है। शुगरान में उनकी होटल की बुकिंग थी। एक कमरे में 4 लड़कियों ने रहना था, उसी तरह एक कमरे में 4 लड़कों ने रहना था। शुगरान उतरकर सबको कपकपी शुरू हो गई। उफ़ यार, हमारा पाकिस्तान कितना खूबसूरत है, हमें तो पता ही नहीं था। यमीना हैरत और खुशी से बोली। दिन के उजाले में जब उन्होंने अल्लाह की कुदरत के नज़ारे देखे तो सब दंग रह गए। कुछ लोग तो अपने फैमिलीज़ के साथ यहाँ आते रहे थे मगर बहुत से ऐसे थे जो पहली बार आए थे। हाँ जी, और अभी तुम कितने नखरों के बाद आई हो। मुझे क्रेडिट दो जो तुम्हें ज़बरदस्ती तैयार करवा कर लाई हूँ। समीर ने गर्दन अकड़ाते हुए कहा। या अल्लाह, किन खुशामद पसंदों में फंस गई मैं। यमीना ने हाथ बुलंद करके छत की जानिब देखते हुए कहा। वो दोनों इस वक्त होटल के कमरे में फ़्रेश होने आई थी। मुंह हाथ धोकर रास्ते की थकन उतारी और सर पर गर्म स्कार्फ लेती शख्स पहने बाहर हॉल में आई जहां सब स्टूडेंट बैठे थे और उन्हें खाना सर्व किया जा रहा था। उन दोनों को किस्मत से इंशाल और वदान के बिल्कुल सामने की कुर्सियां मिली। वदान तो ऐसे ही उन्हें इग्नोर कर रहा था जैसे जानता ही ना हो। तो क्या उस दिन उसके घर में जो तसल्ली भरे जुमले थे, क्या वो सिर्फ हमदर्दी थे? क्या उनके पीछे कोई ऐसा जज्बा नहीं था जिसकी तारें दिल से जुड़ी थी? वदान को एक नज़र देकर वो उलझन का शिकार होती सोचती चली गई। चलो यार, बाहर चलते हैं। लड़कियां सब ग्रुप की शक्ल में बाहर की जानी बढ़ी। वादी सी बनी थी जिसके इर्द गिर्द खूबसूरत मंजर थे। यमीना और समीन एक छोटी सी पहाड़ी पर जाकर बैठ गए। दुनिया के झमेलों से दूर ये पुरसुकून नज़ारे इंसान को किसी और ही दुनिया में ले जाते थे। वो सब भी उससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। लड़के भी बाहर आ चुके थे और वदान का कैमरा हरकत में आ चुका था। वो उस एंगल पर जाकर खड़ा हुआ जहाँ से सामने छोटी सी पहाड़ी पर बैठी यमीना से साफ दिखाई दे रही थी। उसने कितनी ही तस्वीरें उसकी ले डाली जो कभी तो समीन की बात पर हंसती थी, कभी किसी बात पर मुंह बनाती और कभी उसे घूरी से नवाजती। हाय हाय, पहला बेचारा शौहर देखा है जो छिप छिप कर अपनी बीवी की तस्वीर बना रहा है। इंशाल ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए आहें भरते हुए कहा। इंशाल की बात पर मुस्कुराहट दबाते उसने कैमरे का रुख बदला। तो जाकर कोई एक आध बातचीत क्यों नहीं कर लेता उससे? इंशाल ने उसे उकसाया। क्योंकि मुझे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं, उसने मजबूत लहजे में कहा। सदके जाऊं, कुछ दिन पहले कौन आहे भर भर कर अपनी बीवी के अपने साथ लिपट कर रोने के किस्से सुना रहा था।
कौन ये कन्फेस कर रहा था कि अब और उसके बगैर नहीं रहना, और कौन ये कह रहा था कि मेरे बस में होता तो वक्त को वहीं रोक देता। सच कहते हैं अपने दोस्त को इतना भी राजदा नहीं बनाओ कि वो ओवर ही हो जाए। वुदान ने उसकी बातें दोहराने पर उसे घूरते हुए कहा, हाँ हाँ बेटा, मैं तो फिर भी तेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला। इंशाल ने कहका लगाते हुए उसे मज़ीद चिढ़ाया। कुछ देर बाद लड़के लड़कियों का एक ग्रुप हाइकिंग के लिए तैयार हुआ। चलो यमीना, हम भी चलते हैं, वुदान भाई और इंशाल जा रहे हैं। समीन ने इंशाल का मैसेज मिलते ही यमीना से कहा, एक तो तुम्हारी CID बड़ी तेज़ है, वो उनके इस मैसेजिंग वाले काम से बड़ी तंग थी। जाहिर है जवान खून है और नया नया रिलेशन है हमारा, तुम्हारी और वुदान भाई की तरह बुढ़े नहीं जिनका निकाह हुए भी सदियां गुजर गईं। यमीना ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, हाँ जी, हमने तो आबे हयात पिया हुआ है ना, जो इतनी सदियों के बाद भी जवान नज़र आते हैं। वो हिज़्ब साबिक चिढ़ गई, इतनी लड़ाका हो तभी वुदान भाई तुम्हें मुँह नहीं लगाते। समीन मुसलसल उसके तिलमिलाने का मज़ा ले रही थी। वो मुँह लगा कर तो दिखाएं। मैं वुदान भाई को मैसेज करती हूँ कि यमीना की क्या ख्वाहिशें हैं। अब की बार समीन के जूम महीने लहजे पर पहले तो उसे समझ नहीं आई, लेकिन जैसे ही अपने अल्फाज याद आए उस पर चढ़ दौड़ी। उफ, इंशाल भाई के साथ ऐसी चीप बातें करके तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। जी नहीं, हम फिजूल बातें नहीं करते। हाँ बिल्कुल, वो तुम्हें एक्स्ट्रा क्लासेस देते हैं ना। उफ, अब चलने का बताओगी कि मैदान गर्म रखोगी? चलो भाई, उसने समीन की बात मानते हुए उसे ग्रीन सिग्नल दिया। अब वो दोनों भी उस ग्रुप के साथ हाइकिंग पर जा रही थी। शुगरान का सिरीपाया हाइकिंग ट्रैक भी बहुत मशहूर है, वो लोग भी वहीं गए। वुदान और इंशाल जानबूझकर उनके बिल्कुल पीछे थे। स्टिक्स पकड़े वो लोग ऊपर की तरफ जा रहे थे। तेज़ हवा चल रही थी, किसी किसी मकाम पर तो तवाज़न रखना मुश्किल हो रहा था। ऐसी जगह जाकर वो लोग थोड़ी देर रुक जाते। कुछ देर रुकने के बाद अभी समीन और यमीना 2 कदम ही चली थी कि समीन की किसी बात पर उसने समीन की जानिब देखा और वहीं उसके पांव लड़खड़ाए और वो अपना तवाज़न बरकरार न रख सकी। ये तो शुक्र था कि वुदान का ध्यान उनकी जानिब था। उसने तेज़ी से आगे बढ़कर उसे थामा। लम्हों में उसे लगा उसकी जान निकल गई है। वो तो शुक्र था कि इतने मोटे कपड़े उन्होंने पहन रखे थे तो कुछ बचत हो गई थी, मगर सीधे गिरने और ढलान से नीचे आने के बाइस उसके ग्लव्स फट गए थे। वुदान ने एक हाथ ढलान पर मजबूती से जमा कर दूसरी से उसे बाजू के घेरे में ले रखा था। थोड़ा सा उसका सांस बहाल हुआ तो उसे अपने और वुदान के ऑकवर्ड पोजीशन का अंदाज़ा हुआ। बहुत से स्टूडेंट्स तो आगे निकल चुके थे, उनके साथ बस कोई 1-2 स्टूडेंट्स थे। ठीक हो ना आप? परेशान लहजा करीब से सुनाई दिया। वो खुद को संभालते उसके बाजू को पीछे करके सीधी होकर बैठी। जी, मुख्तसर जवाब दिया। इतनी देर में इंशाल और समीन भी उनके पास आ गए और कुछ और स्टूडेंट्स उनके पास आए। चोट तो नहीं लगी? सब ठीक है ना? सब बारी बारी पूछ रहे थे। चोट से ज़्यादा वुदान की कुर्बत ने उसे हवास बाख्ता किया था। ओके, फिर हम चलते हैं। तुम ऐसा करो, इन्हें वापस ले जाओ, इंशाल ने बाकियों को हटाने के लिए कहा और समीन को इशारा करते आगे बढ़ गया। हाथ दिखाएं। वुदान और वो दोनों नीचे ही बैठे थे। यमीना की टांगे में झटका लगा था, जिसकी वजह से वो अभी उठने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसके हाथों में पहने हुए फटे हुए ग्लव्स उसकी आंखों से ओझल नहीं रह सके। यमीना ने खामोशी से हाथ आगे कर दिए। एक मर्तबा पहले उसके हाथ पीछे करने पर जो हुआ था वो अभी इस खुली जगह पर वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी। ये तो बहुत चिल गया है, वुदान ने उसके ग्लव्स उतारते हुए कहा, जिनके नाहमवार ज़मीन होने की वजह से चीथड़े उड़ गए थे। वुदान ने अपना बैग पैक उतार कर उसमें चेक किया। उन्होंने कॉटन और पट्टी पहले से रखी हुई थी, क्योंकि हाइकिंग के दौरान अक्सर ऐसे वाक़यात हो जाते हैं, लिहाजा फौरी ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत पड़ जाती है। वुदान ने तेज़ी से कॉटन पर हल्का सा पीने वाली पानी की बोतल से थोड़ा पानी निकालकर उसका ज़ख़म साफ़ किया और फिर एक दवाई लगाकर उसके हाथ पर पट्टी बांध दी। लगता है सारी उम्र पट्टियाँ बांधते ही गुजरेंगी, वुदान ने अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। तो किसने कहा है हमदर्दियाँ करने को? मत करें। वो हमेशा की तरह चिढ़ गए। आप इतना गुस्सा क्यों करती हैं मेरी हर बात पर? उसने आखिर पूछ ही डाला। आप तो जैसे इतर में डूबी बातें करते हैं ना, हर वक्त तंज के तीर चलाते हैं। यमीना का हाथ अभी भी वुदान के हाथ में था, जिसे वो आहिस्ता आहिस्ता सहला रहा था, मगर यमीना अपने गुस्से के बायस उसका इतना केयरिंग अंदाज नोट नहीं कर सकी। तंज के तीर? और आप तो जैसे अलिफ लैला सुनाती हैं मुझे, वुदान ने हंसते हुए कहा। उसकी बात पर वो बुरा सा मुंह बनाकर इर्द गिर्द का जायज़ा लेने लगी। किस कदर खूबसूरत जगह थी, उसने दिल में सराहा। अब नीचे आप अपने पैरों पर जाएंगी या मेरे कंधों पर? वुदान ने वहाँ की बढ़ती हुई सर्दी के पेश नज़र उससे पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी इतनी बुरी हालत नहीं हुई, अपने पैरों पर ही जाऊंगी।
उसे वुदान का लहजा मजाक उड़ाता लगा। वुदान के हाथ से अपना हाथ निकालकर वो खड़ी हुई, जबकि वुदान ने उससे पहले खड़े होकर अपना हाथ उसकी जानिब बढ़ाया, उसे सहारा देने के लिए, मगर यमीना ने नज़रअंदाज किया। मगर वो अपना तवाज़न बरकरार न कर पाई और उससे पहले कि दोबारा धड़ाम से ज़मीन पर गिरती, वुदान ने उसे जल्दी से थाम लिया। कभी कभी इंसान को ऐसे दावे नहीं करने चाहिए जिनके बारे में उसे पता हो कि वो नहीं कर सकता। वुदान ने अपनी मुस्कुराती नज़रों से उसकी जानिब देखा। अब की बार यमीना खामोश रही। वो आहिस्ता आहिस्ता उसे सहारे दिए नीचे उतरने लगा। थोड़ी थोड़ी देर बाद उसे किसी जगह बिठा देता ताकि वो ज़्यादा थक न जाए। यमीना का दिल उसके हाथों की गर्मी महसूस करके उसकी जानिब भमकने लगा, जिसे वो डांट डपट कर खामोश करवा रही थी। इतनी खूबसूरत जगह पर एक सेल्फ़ी तो बनती है। आप यहीं बैठे, मैं एक सेल्फ़ी ले लूँ? वुदान ने उसे एक जगह बैठा कर कहा। शोखा कहीं का, यमीना ने झुंझलाते हुए सोचा। वो जल्द अज जल्द नीचे जाकर रूम में लेटना चाहती थी। वुदान ने मोबाइल निकालते उसकी जानिब देखा, जो उसे इग्नोर किए सामने देख रही थी। चेहरे पर दुनिया जहाँ की खौफ थी। उसने कैमरा ऑन करके ऐसे एंगल से तस्वीर ली कि कैमरे के आगे वो खुद और पीछे बैठी यमीना भी आ रही थी। गो के उसका साइड पोज ही था, मगर एक कपल की सूरत में ही उनकी पहली इकट्ठे सेल्फी थी। मेरी सड़ियल हसीना, तस्वीर देखकर वो मुस्कुराया। वो फिर से उसे पकड़े नीचे की जानिब बढ़ा। जैसे ही वो होटल की जानिब आया, टीचर्स भी यमीना को देखकर परेशान हुए। किसी ने झट से डॉक्टर को फ़ोन किया और कोई उसे कमरे तक पहुंचाने गया। जो पेन किलर्स डॉक्टर उसे देकर गया था, उसके ज़ेर असर वो घंटा दो सोती रही। शाम में उसकी आंख मोबाइल के वाइब्रेशन से खुली। आंखें बमुश्किल खोलकर मोबाइल देखा तो वुदान की कॉल थी। थोड़ा सा उठकर बैठी और कॉल अटेंड की। हेलो। नींद से अभी भी उसकी आवाज़ हल्की सी भारी हो रही थी। कैसी तबीयत है अब? लहजे में फ़िक्र थी। बेहतर है, मगर टांग में बहुत दर्द है। उसकी आवाज़ में नकाहत थी। यहाँ बहुत से स्टूडेंट्स हैं, नहीं तो मैं अभी आ जाता आपको देखने। अब की बार उसकी आवाज़ में बेचारगी थी। नहीं नहीं, आप तो सेल्फियाँ लें। उसकी तंज भरी आवाज़ ने उसे कहकहा लगाने पर मजबूर किया। आपको ये गम है कि मैंने आपके साथ क्यों नहीं ली? उसकी मुस्कुराती आवाज़ आई, जिसने यमीना को भी मुस्कुराने पर मजबूर किया। पता नहीं क्यों उसे उलझने में मज़ा आता था। जी नहीं, ऐसा कोई शौक़ नहीं मुझे। उन्हीं के साथ तस्वीरें लें जो आपको मेरे साथ आता देखकर जल रही थी। अच्छा लिसन, उसे बमुश्किल अपनी हंसी रोकी। यहाँ से सीधा कल रात मैं आपको घर लेकर जाऊँगा। वार्डन को कॉल करके बता देना कि आप 2-3 दिन के लिए हॉस्टल नहीं आना। उसकी प्लानिंग पर वो हैरान हुई। लेकिन क्यों? इसलिए कि इस हालत में आप कैसे अकेली वहाँ अपना ख्याल रखेंगी? घर में तो सब होंगे आपकी तीमारदारी के लिए। उसका अपने लिए परेशान होना उसे कितना अच्छा लग रहा था। काश वो उसे बता सकती। अब ऐसे तो अच्छा नहीं लगता ना कि मैं चची और रहमा से तीमारदारी करवाने चल पड़ूँ। उसे पता ही नहीं चला कि वो कब और कैसे अपनी दिल की बातें उसे शेयर करने लग गई थी। ये शायद उस दिन के बाद से था जब अपने घर गुजारी उस शाम यमीना ने वुदान से अपने दिल की वो सब बातें की जो उसने किसी और से शेयर नहीं की थी। ओहो, तो आप चाहती हैं कि पूरे बैंड बाजों के साथ आकर आपको ले जाया जाए? वुदान शौक हुआ। बहुत ही फिजूल सोच है आपकी, उसने मुंह बनाते कहा। दिल के हाल तो बताता नहीं, बैंड बाजों की बात कर रहा था। उसने दिल में दुहाई देते सोचा। फिजूल नहीं, नेक सोच है। उससे पहले कि यमीना कुछ कहती, समीन कमरे में आई। कैसी हो अब? आते ही उसने फ़िक्रमंदी से पूछा। ओके, मैं फ़ोन बंद कर रही हूँ अब। वुदान को कहते साथ ही उसने कॉल काट दी। ओहो, मैं तो समझी तबीयत ख़राब है। यहाँ छिप छिप कर बातें की जा रही हैं। उसने बेड पर उसके पास बैठते छेड़ा। जी नहीं, तुमसे 2-2 हाथ करने थे इसलिए फ़ोन बंद किया। हाय यार, बिल्कुल मज़ा नहीं आया तुम्हारे बगैर। समीन ने उससे साथ लगाना चाहा। परे हटो, पता चल गया मैडम को जितना मज़ा नहीं आया। उसने मसनूई गुस्सा दिखाया। अच्छा अपना तो बताओ। बस यार, वैसे ठीक हूँ, टांग में थोड़ा दर्द है। लाओ कोई मसाज क्रीम डॉक्टर ने दी है तो मैं मल देती हूँ। यमीना ने साइड टेबल से उसे क्रीम दी। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी के नावल के साथ हम मिलेंगे कल, जो कि हमारे इस नावल का आखिरी एपिसोड होगा। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ओके, टाटा बाय।